हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है वो लेवल M3R5 में पाइथन की सीरीज, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंपाई एनडी अरे में डेटा टाइप्स का यूज। एनडी अरे के साथ कौन कौन से डेटा टाइप यूज करते हैं, उन डेटा टाइप के साथ और हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम विस्तार में पढ़ने वाले हैं। तो बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेटा टाइप्स इन नमपाई। नमपाई में और एनडी अरे के साथ हम कौन कौन से डेटा टाइप्स यूज करते हैं। नमपाई एक पावरफुल न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग लाइब्रेरी है। होमोजीनियस एरे यानी सभी एलिमेंट एक ही प्रकार के होते हैं, उनके साथ काम करता है। इसलिए हर नमपाई एनडी अरे में एक सिंगल डेटा टाइप होता है, जिसे डी टाइप कहा जाता है। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है उस डेफिनेशन में दो चीजें आपको समझनी आवश्यक है। एक तो होमोजीनियस समझना आवश्यक है। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है कि सभी एलिमेंट एक ही प्रकार के होंगे। अगर हम कोई एरे बना रहे हैं a इज इक्वल टू, तो वहां पे जो भी वैल्यू होगी, अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही होगी, है ना। और अगर दूसरा बनाया उसमें अगर हम फ्लोट लिख रहे हैं तो फ्लोटिंग ही होगी, है ना। दोनों मिक्स करके नहीं रख सकते हैं। होमोजीनियस लाइब्रेरी होती है इसकी। होमोजीनियस एरे बनाता है। नंपाई का काम ही है कि वो होमोजीनियस ही रखेगा, उसमें सभी एलिमेंट एक प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एनडी एरे में सिंगल डेटा टाइप होता है, यानी एक बार में वो एक ही प्रकार का डेटा टाइप यूज करेगा। उसमें ये नहीं कि आधे इंटीजर है और आधे फ्लोटिंग हो गए, आधे फ्लोटिंग है तो कुछ स्ट्रिंग हो गए। ये नंपाई में नहीं होता है। डी टाइप क्या होता है? डी टाइप एक प्रॉपर्टी है जिसका मतलब होता है डेटा टाइप। डी फॉर डेटा, टाइप माना टाइप, यानी उस एरे में रखे गए सभी एलिमेंट किस प्रकार के, इंटीजर हैं, फ्लोट हैं या स्ट्रिंग है। ये हम किससे पता लगाते हैं? डी टाइप प्रॉपर्टी से, डी टाइप मेथड से या डी टाइप एलिमेंट से। अब यहाँ पर उसके कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं। डेटा टाइप कौन से कितने प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है, इसमें हम पूर्णांक वैल्यू रखते हैं, जैसे 1 2 3 4 है या -1 2 है। फ्लोट है, फ्लोट का मतलब है कि यहाँ पे दशमलव वैल्यू होती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? समृद्ध संख्या, जैसे 1 या 2 या 2j है ना। बुलियन का मतलब क्या है? ट्रू या फॉल्स देगा, है ना। स्ट्रिंग का मतलब है स्ट्रिंग डेटा होगा, जैसे डबल कोट्स के अंदर जो या सिंगल कोट के अंदर लिखा जाता है उसे हम बुलियन से स्ट्रिंग डेटा बोलते हैं। ऑब्जेक्ट में पाइथन के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। डेट एंड टाइम में डेट और समय अलग अलग मेथड से दिखाई देती है। टाइम डेल्टा में दो समय के बीच का अंतर होता है। तो इसमें से बहुत सारे डेटा टाइप हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं पिछले ट्यूटोरियल में, लेकिन एरे के साथ हम कैसे यूज करने वाले हैं, नमपाई में कैसे यूज करने वाले हैं, ये अब देखिए। अब हम पहले देखने वाले हैं इंटीजर यानी पूर्णांक डेटा टाइप कैसे निकालते हैं, कैसे एनडी अरे में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है, उसमें सबसे पहले नमपाई को इम्पोर्ट करवा लिया हमने, और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया है a इक्वल टू वेरिएबल में np.array यूज किया और यहाँ पर एक एरे स्टोर करवा दिया। लिस्ट टाइप का एरे है और उसके अंदर मैंने डी टाइप लिख दिया इंटीजर 32, यानी इसका जो डेटा टाइप होगा वो जो भी होगा वो अब इंटीजर 32 बन जाएगा। हमारा जो यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है वो डी टाइप में बिट बाइट में स्टोर होता है। अब ये 32 बाइट का स्टोर होगा, 32 बिट का डेटा स्टोर होगा, है ना। हम इसको अगर चाहते तो हम यहाँ 1 बिट यानी 8 बिट का या 2 बाइट या 32 यानी इस तरीके से स्टोर करवा सकते थे। 32 बिट का है, मतलब 32 बिट कितना हो गया? यहाँ पे 32 बिट का मतलब हो गया 4 बाइट का डेटा। ये 4 बाइट का डेटा है, और अगर हम इसे देना चाहते हैं, किसी बिट के हिसाब से असाइन करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसका जो डेटा टाइप हो वो इंटीजर 30 यानी 32 बिट ले, यानी 4 बाइट का डेटा स्टोर मान के चले। ठीक है, ये बिट बाइट तो आपको पढ़े होंगे, आपको याद होगा। 0 1 मिला के बिट बनाते हैं, है ना। और जब 8 बिट हो जाते हैं तो 1 बाइट बनता है, ये आपको पता होगा ना। उसी हिसाब से ये 32 बिट है। 32 बिट का मतलब है ये 4 बाइट का डेटा स्टोर करेगा यहाँ पे एरे में। इसके बाद मैंने इसको प्रिंट करवा दिया, तो यहाँ पे ए में प्रिंट क्या करेगा? ये ए में ये प्रिंट कर देगा और डेटा टाइप बता देगा इसका कि इंटीजर 32 बिट है। इसका आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। ये देखिए, ये आउटपुट मिलेगा आपको 1 2 3 दिखा देगा और बता देगा 32 बिट का डेटा टाइप है। कॉमन इंटीजर टाइप हम यहाँ पर इंटीजर 8, इंटीजर 16, इंटीजर 32 या 64 बिट का डेटा टाइप दे सकते हैं। ये स्टोरेज कैपेसिटी और रेंज के अनुसार हम इसे छोटे से बड़े क्रम में दे सकते हैं। मिनिमम 8 बिट देंगे, फिर 8 बिट के बाद 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट दे सकते हैं। अब ये देने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारी कितनी बड़ी है। आपको अगर याद होगा, डेटा टाइप है वो कितना बिट कौन सा डेटा स्टोर करता है, कितनी बड़ी संख्या कितने बिट में स्टोर होगी, इसकी एक टेबल होती है। वो टेबल हम आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर ये जो टेबल बनाई है, अगर हम 8 बिट देंगे यहाँ पे, तो 8 बिट का मतलब है कि वो -128 से लेके 127 तक की वैल्यू स्टोर करवा सकता है, तो वो 8 बिट में बन जाएगी। ठीक,
अगर इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू है तो उसके लिए फिर हमें 16 बिट इस्तेमाल करना पड़ेगा, और 16 बिट में -32,768 से लेके प्लस का 32,767 तक की वैल्यू स्टोर होती है। तो अगर इतनी बड़ी संख्या है तो हम 16 बिट देंगे उसकी बिट इंटीजर को। अगर इससे बड़ी वैल्यू है तो हम 32 बिट देंगे, और इससे भी बड़ी वैल्यू है तब हम 64 बिट अलॉट करेंगे। ये रेंज है। अगर इतना बड़ा नंबर यानी 127 तक का नंबर है तो आपका 8 बिट चलेगा। अगर 32,000 इससे ऊपर है और इससे नीचे है तो आपको 16 बिट लेना पड़ेगा। इससे ज्यादा है और इससे कम है तो 32 बिट लेना पड़ेगा, और इससे ज्यादा है तो आपको 64 बिट तक का डेटा स्टोर करवाना पड़ेगा। 64 बिट आपको देनी पड़ेगी, ये 64 बिट की हम वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं अपने एरे में। ठीक है, तो ये हमें पहले ही ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सारी चीजों को, तो इसी के हिसाब से हम अपना ये वाला प्रोग्राम बना के देख लेते हैं और चलते हैं पाइचार्म की स्क्रीन पर। हम पाइचार्म पर आ गए और यहाँ पर इंपोर्ट करवा लेते हैं numpy as np यूज कर, और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया a इज इक्वल टू, और उसके अंदर हमने प्रॉपर्टी यूज की np.array, और यहाँ पे एक एरे स्टोर करवा दिया और यहाँ पर हम प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, अब इतना प्रोग्राम तो हम पहले भी बना चुके हैं। अब इस प्रोग्राम को अगर हम चला के देखेंगे तो सिंपल हमें एरे प्रिंट करवा के वो दे देगा। देखिए दोस्तों, एरे आपको यहाँ पे प्रिंट करवा के दे दिया कि भैया ये एरे। अब इस एरे का अगर हमें डेटा टाइप प्रिंट करवाना है तो हम इसी के आगे कॉमा लगा के लिख देंगे a.dtype। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, वो उसका डेटा टाइप बता देगा। यहाँ पे उसने बता दिया इंटीजर 64 है। अभी मैंने कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, डेटा टाइप इसे असाइन नहीं किया, तो इसने बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप कितना दे दिया, यहाँ पे 64 डेटा टाइप दे दिया है। अब यहाँ पर डेटा टाइप लिखने से हुआ क्या है कि उसने यहाँ पे डेटा टाइप प्रिंट करवा दिया कि इसका जो डेटा टाइप है जो इस एरे का, वो एरे का डेटा टाइप कितना है, इंटीजर है, 64 बिट का है। बाय डिफॉल्ट 64 बिट आता है। लेकिन अगर हम इसे चेंज कर दें तो देखिए क्या आंसर मिलने वाला है। हम इसे ये बता सकते हैं कि नहीं मुझे 64 बिट का नहीं, यहाँ पे आप लिख दो, मैंने यहाँ पे लिख दिया डी टाइप। अब देखिए जब मैंने इसको डेटा टाइप 32 बिट दे दिया तो इसने अब बता दिया कि इसका डेटा टाइप कितना हो गया, 32 बिट हो गया है। तो हम इस तरीके से डेटा टाइप, इसे हम डेटा टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। ये हम आगे पढ़ने वाले थे लेकिन मैंने यहीं पे बता दिया आपको। डेटा टाइप इसका बाय डिफॉल्ट 64 बिट था, उसे हमने यहाँ पे 32 बिट में असाइन करवा दिया। क्लियर, समझ में आ गया आपको? इस तरीके से हम इसका डेटा टाइप यूज कर सकते हैं और डेटा टाइप कन्वर्जन भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझ लेते हैं, जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी कि हम डेटा टाइप किस तरीके से बनाते हैं, वो देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक नंबर स्टोर करवा दूं 150 और यहाँ पर डेटा टाइप दे देता हूँ 8 बिट का, तो आपको पता है कि 8 बिट में डेटा टाइप हम कितना दे सकते थे, 127 प्लस और 127 माइनस तक दे सकते थे। अगर मैं इसको यहाँ पे चलाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एरर दे दिया इसने कि भैया डेटा टाइप 150 वो नहीं लेता है। ठीक है, लिख रहा है कि इंटीजर 150 आउट ऑफ बाउंड, 150 8 बिट के डेटा टाइप में स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फिर हमें यहाँ पे देना पड़ेगा 16 बिट। अब 16 बिट में अगर हम देके चलाएंगे तो देखिए अब ये प्रिंट करवा देगा कि हाँ इंटीजर 16 बिट, क्योंकि 16 बिट में आप 127 से ज्यादा नंबर स्टोर करवा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम डेटा टाइप कैसे यूज कर सकते हैं और डेटा टाइप में कन्वर्जन भी कैसे करवा सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लोट, दशमलव टाइप का डेटा टाइप हम कैसे स्टोर करवाते हैं। तो उसके लिए सेम हमने प्रोग्राम बनाया यहाँ पे, और उसमें जो हमने एरे बनाया उसमें हमने डेसिमल वैल्यू स्टोर करवा दी है। ठीक है, अभी हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा रहे थे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, सिंपल। और उसका भी डेटा टाइप हम यहाँ बता सकते हैं कि अगर हमें 64 फ्लोट देना है, 8 बिट देना है, 16 बिट देना है, वो कैसा भी हम दे सकते हैं और उसे चेंज भी करवा सकते हैं। तो हम इसको भी यहाँ पे डेटा टाइप प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आउटपुट, उसका डेटा टाइप बता देगा कि ये 64 बिट का डेटा टाइप है। समझ में आया? तो इसको भी हम 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट और 128 बिट तक का डेटा टाइप फ्लोटिंग में यूज करते हैं, जबकि इंटीजर में मैक्सिमम हम 64 बिट स्टोर यूज करवा सकते हैं और फ्लोटिंग में हम 128 बिट तक का डेटा स्टोर करवा सकते हैं। तो ये भी प्रोग्राम चला के देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम वही रहेगा, बस हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे इसमें वैल्यू दशमलव की स्टोर करवा देते हैं। इसको हमने 2.7, इसको 3.5 करवा दिया। और डेटा टाइप अगर हम यहाँ बाय डिफॉल्ट नहीं देते तो पहले अभी हम डेटा टाइप हटा के देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है, बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप होता क्या है इसका, है ना। अब हम इसको अगर चला के देखेंगे तो देखिए हमारा डेटा टाइप अभी क्या बता रहा है कि ये फ्लोट 64 है। बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप आएगा फ्लोटिंग का वो 64 बिट आएगा। और अगर आप यहाँ देके कुछ चेंज करवाना चाहते हैं तो हमने लिख दिया यहाँ पर कॉमा लगा के डी टाइप इज इक्वल टू फ्लोट 32 बिट लिख दिया मैंने और सेव किया। तो अब ये अगर 32 बिट में वैल्यू स्टोर हो रही होगी तो 32 बिट बता देगा कि अब ये 32 बिट तक का डेटा स्टोर होगा इसमें।
तो इस तरीके से हम फ्लोट या इंटीजर या स्ट्रिंग कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं। इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स भी यूज कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स में मैंने यहाँ पे देखिए मैंने 1+2 यूज किया है और अदर 3, 4 और +4j यूज किया। ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों यूज हुए हैं। ये इसका डेटा टाइप क्या है, इसको हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बोलते हैं। तो हम इसे भी असाइन करवा सकते हैं और इसे प्रिंट भी करवा सकते हैं, आउटपुट आपको ये मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स के साथ साथ हम बुलियन भी करवा सकते हैं। बुलियन में ट्रू फॉल्स में डेटा मिलता है। अब यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स ट्रू इस टाइप के स्टोर करवा सकते हैं। डेटा टाइप इसका बुलियन होता है और जब प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे भी आपको बता देगा कि ये इसका डेटा टाइप क्या है, ये बुलियन टाइप का डेटा टाइप है। क्लियर? तो हम इसको भी यूज करके देख लेते हैं तो आसानी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने ये वैल्यू एरे में स्टोर करी है और उसको दे दिया कॉम्प्लेक्स 64। जब इस प्रोग्राम को हम चला के देखेंगे, अब यहाँ पे चलाया तो बता दिया इसने कॉम्प्लेक्स 64 डेटा टाइप है। अगर हम इसको नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। इसको मैंने हटा दिया और अब चला के देखते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितना आएगा। बाय डिफॉल्ट कॉम्प्लेक्स 128 बिट का डेटा स्टोर होता है बाय डिफॉल्ट का। इसी तरीके से हम बुलियन टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो एरे है वहां पे मैंने ट्रू फॉल्स की वैल्यू स्टोर करी है। जब इसको चला के देखेंगे तो ये बताएगा कि इसका डेटा टाइप बुलियन है। ठीक, इस तरीके से हम डेटा टाइप सभी यूज कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग यानी यूनिकोड या बाइट्स को। तो स्ट्रिंग को अगर स्टोर करवाते हैं तो स्ट्रिंग का स्टोर जैसे हमने एरे में स्टोर करवाया तो ये स्ट्रिंग है। यहाँ पे एक एप्पल स्टोर करवाया, बनाना स्टोर करवा दिया। इसका डेटा टाइप हमने यहाँ पे यू फॉर होता है, यूनिकोड स्ट्रिंग है ये, है ना। यहाँ पे हम हिंदी में भी लिख सकते थे। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसका आंसर बता देगा भैया, ये आपको ये प्रिंट करवा देगा और बता देगा कि इसका डेटा टाइप यूनिकोड में या यू है। और इसी तरीके से आपको ये आउटपुट मिलने वाला है। यहाँ पे इसका बता देगा कि यूनिकोड 6 बाइट का इसमें डेटा स्टोर हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, यू फॉर यूनिकोड स्ट्रिंग होता है और एस फॉर बाइट स्ट्रिंग होता है। अगर वो यू आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे यूनिकोड स्ट्रिंग स्टोर हो रही है, और एस बता रहा है तो यहाँ पे एस फॉर के बाइट में स्ट्रिंग स्टोर हो रही है। यहाँ पे यू का यूनिकोड में हम हिंदी या कोई अन्य लैंग्वेज भी स्टोर करवा सकते हैं। गूगल से सीधा कॉपी करके यहाँ लिखेंगे तो यूनिकोड मान लेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट भी स्टोर करवा सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे 1, 2 या 3 यहाँ पे सारी चीजें हैं। यहाँ पे ये इंटीजर भी है, ये स्ट्रिंग भी है और ये फ्लोटिंग भी है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। और जब इसको प्रिंट करवाएंगे ऐप डॉट डेटा टाइप को तो यहाँ पे ये बता देगा कि ये ऑब्जेक्ट है। ये तब उपयोगी होता है जब एरे में मिक्स प्रकार का डेटा टाइप में स्टोर होता है, अलग अलग प्रकार का डेटा स्टोर होता है, तब ये ऑब्जेक्ट बनता है। क्लियर? तो आई होप आप लोग ये सारी चीजें चला सकते हैं। इनका प्रैक्टिकल करिए और खुद चला के देखिए सेम तरीके से। कोई एरर आएगी तो कमेंट करिएगा, है ना। कुछ होमवर्क भी जरूरी होता है, कुछ खुद करना भी जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखने वाले हैं डेटा टाइप को देखते कैसे हैं। ऑलरेडी हम देख चुके हैं डेटा टाइप कैसे काम करता है। आप जो भी लिखते हैं उसमें आप डेटा टाइप लिख देंगे तो बता देगा कि जैसे मैंने ARR बनाया वेरिएबल, तो ARR का डेटा टाइप लिख देंगे, पता चल जाता है कि इसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, अब डेटा टाइप को बदलना कैसे है, टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, अभी यह इसको बहुत ध्यान से समझना है। अभी हमने ऑलरेडी आपको बताया था डेटा टाइप चेंज कैसे करते हैं, इसमें भी समझ लेते हैं। यहाँ पे एक एरे बना हुआ है ARR वेरिएबल में, और ये इसमें वैल्यू कौन सी स्टोर है, ये फ्लोटिंग वैल्यू है ना। इसको हम इंटीजर में चेंज करना है तो हमने एक वेरिएबल और बनाया, हमने एक नया वेरिएबल बनाया न्यू ARR करके, और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी यूज करी ARR डॉट एज टाइप। एज टाइप मतलब कि इसको एज टाइप कर दे। कैसे टाइप कर दे, इंटीजर 32 में। अब ये फ्लोट में है, ये अभी क्या है, ये फ्लोट है ना, ये फ्लोट है, और फ्लोट को हम काय में कन्वर्ट करवा रहे हैं, इंटीजर 32 में। और अब अगर हम डेटा टाइप इसका यूज करेंगे तो बताएगा ये इंटीजर 32 है। और यहाँ पे नंबर भी चेंज हो जाएंगे, नंबर ये डिस्टर्ब कर देगा, दशमलव वाले नंबर हटा दे। इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, इसने दशमलव हटा के आपको आउटपुट दे देगा। क्लियर? चला के देखते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया a=2 और यहाँ पे लिखा मैंने np डॉट एरे, और उसके अंदर हमने 1 2 3 स्टोर करवा दी। ठीक है, अब यहाँ पर आके हमने प्रिंट करवा दिया प्रिंट, और इसके साथ a के साथ a और कॉमा लगा के a डॉट डी टाइप भी प्रिंट करवा देते हैं। अब इससे क्या होगा कि दोनों चीजें प्रिंट हो जाएंगी। हम इसका डेटा टाइप भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने डेटा टाइप भी देख लिया और उसका प्रकार भी देख लिया कि कौन सा हमारा एरे भी है और एरे का डेटा टाइप भी है। ठीक है, तो अगर हम खाली डेटा टाइप प्रिंट करवाते तो हम सिंपल इस तरीके से लिख देंगे, तो वो सिर्फ डेटा टाइप आपको बता देगा। यहाँ पे इसको चलाएंगे तो वो सिर्फ डेटा टाइप बता देगा कि डेटा टाइप आपको कैसे पता लगाते हैं। अब इसी का डेटा टाइप हम बदलते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे हम फ्लोटिंग नंबर यहाँ स्टोर करवा दे 1.5, 2.9 और 3.3। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फ्लोटिंग डेटा टाइप। अब हम यहाँ पे इसको चेंज करवाते हैं, तो हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं। यहाँ पे b लिखते हैं यहाँ पे। अब हम एक नया वेरिएबल बना रहे हैं b, तो b में मैंने लिखा a, यानी a की वैल्यू इसमें डाल दे। लेकिन कैसे डाले, a डॉट एज टाइप यूज किया, और एज टाइप में मैंने लिख दिया इसको
इसको बना दो इंटीजर 32 और यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेते हैं b को, यहाँ हम b को प्रिंट करवा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, बहुत अच्छी तरीके से समझना है और प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आसानी से समझ में आपको आने वाला है। यहाँ पे ये कौन सा डेटा स्टोर है, ये फ्लोट डेटा स्टोर है, ठीक। और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है b, यानी a जो था तो a के अंदर हमने b के अंदर a की वैल्यू डाल रहा हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी b में, लेकिन कैसे आएगी, उसका डेटा टाइप क्या चेंज हो क्या आएगा, 32 बिट, इंटीजर 32 बिट। अब इंटीजर करता क्या है, ये पूर्णांक संख्या जो है ना, ये दशमलव वाली हटा देगा, सिर्फ पूर्णांक वैल्यू यहाँ पे रख के देगा। अब इसको चला के देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आने वाला है। यहाँ पे सिर्फ आपको पूर्णांक वैल्यू दिखाई देगी। ओके, यहाँ पे एक एरर आ गया कि इसको मुझे सिंगल कोट्स के अंदर लिखना होगा, तो यहाँ पे मैं कोट्स लगा देता हूँ। ये थोड़ा बड़ा प्रैक्टिस वाला मैटर होता है कि अगर आप भूल जाते हैं तो आपको प्रैक्टिस में याद आना चाहिए कि यहाँ पे हमेशा सिंगल या डबल कोट्स लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब चलाते हैं, अब देखिए। ओके, ये फ्लोट 64 क्यों दे रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे डेटा टाइप किसका यूज कर रहा हूँ, ये मैं ए का डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ। दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों आ रहा है, ये 64 डेटा टाइप क्यों बता रहा है, जबकि संख्या बता रहा है इंटीजर, लेकिन डेटा टाइप बता रहा है फ्लोट। क्यों, क्योंकि मैं डेटा टाइप किसका प्रिंट करवा रहा हूँ, ए का प्रिंट करवा रहा हूँ, और ए क्या है, ए में फ्लोट वैल्यू डली है। तो मैं यहाँ पे ये चेंज करना भूल गया था, इसको चेंज करते हैं तो आसानी से ही अब भी सही हो जाएगा आपका। तो इसको ए को हटा के इसको हम बी कर देते हैं, अभी सही आ जाएगा, ठीक है। अब चला के देखते हैं इसको प्रोग्राम को, अब दिखाएगा ये इंटीजर 32। क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे कैसे हम डेटा टाइप को बदल सकते हैं। क्लियर, अब आगे हम देखने वाले हैं कॉपी। हम एरे में कैसे कॉपी मेथड यूज करते हैं। कॉपी और व्यू दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज करे जाते हैं। तो कॉपी करता क्या है, कॉपी एक नया एरे बनाता है। सिंपल, कॉपी कर रहे हो तो उसी का एक दूसरा एरे बना देगा जो मूल एरे से स्वतंत्र होता है। जो पहला एरे है, जैसे हमारे पास यहाँ दो एरे बने, एक एरे बना है ए, ये वाला, और हम जब कॉपी करेंगे तो एक एरे और बन जाएगा बी। तो बी में भी वही वैल्यू आ जाएगी जो ए में थी, वही वैल्यू यहाँ बी में स्टोर हो जाएगी, लेकिन ये स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र का मतलब इसमें डेटा की पूरी प्रतिलिपि होती है और दोनों एरे का मेमोरी अलग अलग स्थान होता है। यानी अगर जो मेमोरी ये ऑक्यूपाई कर रहा होगा, जैसे इसकी मेमोरी होगी 5.5678, लेकिन जब बी की मेमोरी बनेगी तो बी की मेमोरी कुछ और बनेगी, 6.890 कुछ अलग बनेगी। बस डेटा सेम होगा। यहाँ पे जो डेटा होगा, जैसे यहाँ पे 5, 6, 7, 8 ये डेटा स्टोर, तो वही 5, 6, 7, 8 डेटा यहाँ स्टोर हो जाएगा इस तरीके से, लेकिन मेमोरी लोकेशन सबकी अलग अलग होगी। अब इससे फायदा क्या होता है कि भविष्य में अगर हमने ए में डेटा यहाँ चेंज किया, जैसे 5 की जगह पे मैंने 50 लिखा, तो यहाँ पे वो परिवर्तन नहीं होगा। दिस इज द यूज ऑफ कॉपी मेथड। इसका मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ, देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करवाया और एक एरे बनाया, एक वेरिएबल लेके ओरिजिनल नाम से, और उसमें मैंने यहाँ पे ये वैल्यू स्टोर करवा दी 1 2 3 4 5, ठीक। ओरिजिनल नाम का एक वो है वेरिएबल है, उसी में एरे बना हुआ है। फिर मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया कॉपीड नाम से, और इसमें मैंने प्रॉपर्टी यूज की ओरिजिनल डॉट कॉपी। अब इससे क्या होगा कि ओरिजिनल की कॉपी बन के कॉपी में स्टोर हो जाएगी। यानी अब क्या हुआ कि दोनों में डेटा सेम आ गया, यही डेटा अब इसमें भी स्टोर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ओरिजिनल 0, ओरिजिनल कहाँ है, ये वाला है ओरिजिनल। ओरिजिनल की 0 प्लेस, 0 कहाँ होगी, ये 1 है 0, ये 1 0 1 है 0, ये 2 1, ये इंडेक्सिंग 3 होगी, ये 3 होगी, ये 4 होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी प्लेस पे, यानी 0 वाली प्लेस पे 99 स्टोर कर दे, तो जहां 1 है उस जगह पे ये 99 स्टोर कर देगा, ठीक है। लेकिन जब आप प्रिंट करवाओगे तो ओरिजिनल को जब प्रिंट करवाओगे तो वहां पे 99 प्रिंट होगा, लेकिन जब कॉपीड को प्रिंट कराओगे तो वहां पे 1 2 3 ही प्रिंट होगा। अब समझ में आया कि कॉपी करने पे जो दूसरा वेरिएबल आपका बनेगा, ये वाला, पहले वाले में अगर डेटा चेंज करेंगे तो कॉपी वाला जो एरे होगा उसका डेटा चेंज नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ओरिजिनल में किया गया परिवर्तन कॉपीड वाले पर प्रभाव नहीं डालता है। क्लियर, समझ में आया, चला के देख ले। सिंपल, पहले हमें इंपोर्ट करवा लेना है, इंपोर्ट numpy एज np, और एक वेरिएबल बनाया a, और उसके अंदर डेटा स्टोर करवाया मैंने 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर एक डेटा बना, एक वेरिएबल लिया मैंने b, और उसके अंदर लिख दिया a डॉट कॉपी। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब इनको अगर हम प्रिंट करवाएंगे, तो कि मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट a, ठीक, और प्रिंट b। सिंपल, सिर्फ इतना एक एक से समझेंगे, बड़ी आसानी समझ में आएगा। इसको प्रोग्राम को चलाते हैं, देखिए दोनों में डेटा सेम है। क्यों, मैंने किया है कि ये ए की वैल्यू उठा के मैंने बी में कॉपी कर दिया, तो दोनों में सेम बात है कि दोनों में डेटा सेम होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पर आके ए को प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पर
इससे पहले मैं यहाँ पर ए के 0 वाली पोजीशन पे वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 20। ठीक, अगर आप इसका गौर से समझोगे तो ये 20 वैल्यू कहाँ जाएगी, इसकी जो इंडेक्सिंग है वो है 0, इसकी इंडेक्सिंग है 1 और इसकी इंडेक्सिंग है 2। तो मैंने क्या किया कि 0 इंडेक्स पे 20 डाल दे, कहा है मैं ए में, तो ए में जो 0 पे इंडेक्सिंग 1 है इस जगह पे 20 आ जाएगा। और अब हम यहाँ पर ए को प्रिंट करवाएंगे, तो ए में क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 20 प्रिंट होगा ना। क्लियर, चलिए अब देखते हैं क्या करेगा ये। देखिए परिवर्तन कहाँ हुआ और कहाँ नहीं हुआ, ये समझ में आया आपको। आपने ओरिजिनल में परिवर्तन अगर कर दिया तो ओरिजिनल में परिवर्तन एप्लीकेबल है, कॉपी करे हुए कंटेंट पर परिवर्तन नहीं होगा। जब आप कॉपी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो ओरिजिनल पे परिवर्तन संभव है, लेकिन कॉपी करे कंटेंट पे परिवर्तन संभव नहीं होता है। क्लियर, हम लोग यही पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। क्लियर है। इसी की तरीके से अब हम देखने वाले हैं व्यू। व्यू माने दृश्य, यानी इसको बोलते हैं हम शैलो कॉपी। यहाँ पे भी एक नया एरे बन जाता है व्यू करने से, लेकिन अंतर यह है कॉपी में और व्यू में कि दोनों एरे एक ही डेटा को शेयर करते हैं, यानी एक एरे में किया गया परिवर्तन दूसरे पर भी इफेक्ट डालता है। जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, देखिए अब यहाँ पे एक वेरिएबल था ओरिजिनल में मैंने कोई डेटा डाल दिया है, फिर मैंने व्यू में उसको व्यू करवा दिया। अब व्यू में यह क्या हुआ कि यही डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब इसको हम चेंज करेंगे कि ओरिजिनल में 0 इंडेक्सिंग पे 99 डाल देगा, जब प्रिंट करवाएंगे तो दोनों में सेम डेटा प्रिंट होगा परिवर्तन करने के बाद भी। क्लियर, इसको चला के देख लेते हैं। अभी हमारा प्रोग्राम पूरा सेम रहने वाला है, सिर्फ हम यहाँ पर कॉपी की जगह पे यूज कर लेते हैं व्यू। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 है, तो 1 2 3 बी में भी आना चाहिए, लेकिन अब क्या करेगा, जब पहले हम देख रहे थे तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था कि दोनों में डेटा से अलग अलग आ रहा था, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, परिवर्तन नहीं हो रहा था कॉपी करने वाले पे। लेकिन जब हमने व्यू यूज किया तो व्यू करने से क्या होता है कि दोनों में डेटा उसने चेंज कर दिया। व्यू मेथड यूज करने से डेटा अगर आपने ओरिजिनल पे चेंज किया है तो वो कॉपी करे हुए कंटेंट पर भी परिवर्तन कर देता है। दिस इज कॉल्ड व्यू मेथड या व्यू प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं बेस एट्रीब्यूट का प्रयोग क्या के लिए यूज होता है। बेस एट्रीब्यूट ये पता करने के लिए किया जाता है कि एरे व्यू है या कॉपी है। हमने दो मेथड यूज किया ना, कॉपी मेथड यूज किया था और व्यू। तो बेस यूज करने से पता चलता है कि ये आपका कॉपी किया हुआ कंटेंट है या व्यू किया हुआ कंटेंट है। बेस यदि नन आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो स्वतंत्र कॉपी है, अगर मूल एरे को संदर्भित करता है तो ये बताएगा। जैसे हमने यहाँ पे एरे बनाया और उसको कॉपी करवा दिया और यहाँ पे हमने व्यू में ओरिजिनल व्यू भी बना दिया। अब अगर हम प्रिंट करवाएंगे और इसका कॉपीड का बेस देखेंगे तो यहाँ पे बेस आएगा नन, इसका कॉपीड वाले का, क्योंकि कॉपी करने पे क्या बताता है, स्वतंत्र बनाता है, स्वतंत्र एक कॉपी बना देता है, तो बता रहा है कि इसका जो बेस है वो नन है। और अगर हम व्यू का बेस देखेंगे तो व्यू के बेस में आपको पूरा डेटा एज इट इज दिखा देगा। तो ये अंतर होता है। बेस का यूज ही करते हैं उसका स्वभाव पता करने के लिए कि ये कॉपीड है या व्यूड है। ठीक, ये पता करने के लिए हम बेस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप आराम से इसको चला के यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे डेटा टाइप का उपयोग नंपाई में, यानी एनडी एरे के साथ कैसे कैसे डेटा टाइप का प्रयोग कर सकते हैं, डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, नया डेटा टाइप असाइन भी कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।